नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा SSBN का मतलब, ये एक्चुअल में यूएस की डेफिनेशन है। ये दी जाती है उस सबमरीन को जिसके पास बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता होती है और साथ में वो न्यूक्लियर पावर्ड होती है। और दोस्तों नवंबर 2018 के अंदर इंडिया ने उस एक्सक्लूसिव क्लब को ज्वाइन कर लिया जिन देशों के पास में इसी तरह की SSBN है, यानी कि न्यूक्लियर पावर्ड और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने वाली सबमरीन है। और दोस्तों ये रिजल्ट था ATV प्रोग्राम का। ATV का मतलब है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल्स प्रोग्राम, जो 1983 के अंदर शुरू हुआ था। और इस प्रोग्राम के तहत हमने बहुत सी टेक्नोलॉजी पैदा की जिसके अंदर कटिंग एज टेक्नोलॉजी शामिल है, न्यूक्लियर रिएक्टर शामिल है, न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल, सबमरीन हुल कंस्ट्रक्शन यानी इसकी बॉडी का कंस्ट्रक्शन, और ये कुछ ही कंट्रीज के पास है। और अभी इंडिया के पास INS अरिहंत है जो इसी तरह की मिसाइल है और जो हमारी सर्विस के अंदर है। और दूसरी सबमरीन है INS अरिघात जो अभी हार्बर ट्रायल कर रही है। इसके अलावा दो और हैं जिनकी फाइनल असेंबली तैयार हो रही है विशाखापट्टनम के अंदर। और दोस्तों ATV प्रोजेक्ट की सफलता का श्रेय अगर जाता है तो इसके अंदर इसके प्रोग्राम का डिजाइन है, और स्पेशली यही डिजाइन अब इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में भी अपनाया जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रोग्राम के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल का नाम संदीप उन्नीथन है। उन्होंने इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहा, आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले उनसे पूछा गया कि ATV प्रोग्राम जो है इतना सक्सेसफुल है और इंडिजिनाइजेशन का एक एग्जाम्पल है, इसकी सफलता का क्या राज था। तो उन्होंने बताया ये प्रोग्राम एक्चुअल में डायरेक्टर जनरल एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल के अंडर में लिया गया और इसका मुख्य लक्ष्य ही यही था कि इस तरह का वेसल्स बनाया जाए और उसके वेपन सिस्टम को तैयार किया जाए। और ये भी एक आत्मनिर्भर भारत का ही उदाहरण था। इसके अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को अपनाया गया, इंडियन इंडस्ट्री को साथ में लिया गया, प्राइवेट सेक्टर को लिया गया, MSME को शामिल किया गया और साथ ही इंडियन हाईटेक लैब्स और इंस्टीट्यूशन की मदद ली गई। इस प्रोग्राम के अंदर पूरी प्रोफेशनल प्रोसेस को अपनाया गया। प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्टली इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट थी, यानी कि उनका सहयोग था। इसके अलावा जहां जहां जरूरत पड़ती थी इंटरनेशनल एजेंसीज की मदद भी ली जाती थी और इसके अंदर पूरा पैसा भी खर्च किया गया। उसके बाद दोस्तों उनसे पूछा गया कि की डिसीजन क्या थे जो अर्ली स्टेज पे लिए गए और जिन्होंने मदद की इस प्रोजेक्ट के लिए। तो उन्होंने बताया सबसे पहले हमने सोचा कि इसके ऊपर ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। सबसे पहले इसका एक इंटरनेशनल एजेंसी से डिजाइन खरीदा गया और उसके बाद में देखा गया कि नो हाउ और नो वाई डिजाइन के बारे में क्या है। तो इस प्रक्रिया के तहत उस डिजाइन के अंदर नॉर्मेटिव क्या है, जिसका सीधा सा मतलब है कि इसका ये डिजाइन ऐसा क्यों है जैसे किसी कार का होता है, किसी बाइक का होता है। ये जानने की प्रक्रिया शुरू की गई ताकि हमें पता चले कि इसके अंदर ये सारा कुछ क्यों किया गया है। चूंकि नॉर्मली कोई भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर या फिर किसी भी तरह के इस तरह के सिस्टम को बेचने वाला उसकी जानकारी नहीं देता है, लेकिन चूंकि उन्हें बहुत ज्यादा पैसा दिया गया तो उन्होंने सारी चीजें इसके बारे में बताई। और इसका फायदा ये था कि वे इसके डिजाइन को चेंज कर सकते थे। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर किसी सबमरीन की मान लीजिए 100 मीटर गहराई तक जाने की क्षमता है, इसके लिए इसका डिजाइन ऐसे, और हमें चाहिए कि 200 मीटर तक जाना है, तो ऐसे में जो चीज उसके लिए बनाई गई है उसे हम चेंज कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। इसके लिए हमें दोबारा से नए सिरे से किसी भी तरह की इन्वेंशन करने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से वे सफल हुए SSBN का डिजाइन बनाने में। हालांकि सफलता उन्हें नॉन बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन यानी SSN बनाने में भी मिली। और दूसरा कारण था सफलता का, इसके अंदर नेवी ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर को शामिल किया जाए। इससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि मैन पावर जो नेवी नहीं अचीव कर सकती थी, प्राइवेट सेक्टर के पास अवेलेबल रहता है और इसीलिए प्राइवेट सेक्टर ने अपने हिसाब से काम किया। इसके बाद में दोस्तों उनसे पूछा गया कि आप हमें बताना चाहेंगे कि किस तरह से आप लोकल फर्म के पास पहुंचे और किस तरह से उन्होंने आपको कंपोनेंट सप्लाई किए और बाकी अदर टास्क किए। तो वे बताते हैं कि हमने गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो किया, बहुत सी कंपनियों को इनवाइट किया, उनके साथ डिस्कशन किए, साथ में बैठे, बहुत सी बातें की। जो हमें सीरियस लगे केवल उन्हीं को रखा गया, यानी कि अगर 10-12 फर्म्स ने अप्लाई किया तो उनमें से हमने केवल 2-3 को सिलेक्ट किया। यानी कि जो कंपनीज हमारी टर्म्स और कंडीशन के ऊपर आई और जिनके अंदर वाकया में ही इंटरेस्ट था, उन्हीं को हमने सिलेक्ट किया।
इसके बाद दोस्तों उनसे पूछा गया कि क्या आप बताएंगे कि इस प्रोग्राम से कितना इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम डेवलप हुआ या फिर क्रिएट हुआ। तो वे बताते हैं कि इसके लिए बहुत बड़ा इकोसिस्टम डेवलप हुआ। अगर हम बात करें सबमरीन को बनाने के लिए तो हम अकेले थे, लेकिन इसके अलावा हमने 100 से ज्यादा वेंडर तैयार कर दिए थे। और जहां तक बात आती है न्यूक्लियर से रिलेटेड, स्पेशली रिएक्टर को लेके, तो बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी हमारे साथ जुड़ा हुआ था और वो चीजें कर रहे थे और हम उन्हें फॉलो कर रहे थे। और जहां तक बात थी वेपन सिस्टम की, तो हमें खुद ही काफी ज्यादा नॉलेज थी। इसके अलावा डीआरडीओ के साइंटिस्ट भी हमारे साथ मिलकर काम कर रहे थे। और इसके अलावा डीआरडीओ की खुद की 99 लेबोरेटरीज थी जिनका हम पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे थे और हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं थी किसी भी लैब को यूज करने के अंदर। और इसके अलावा वे बताते हैं कि हमारे जब कंपनी से रिलेशन बन गए तो उसके बाद हम फिर डिजिटल साइड की तरफ आए और कंपोनेंट डेवलप करने के लिए। फॉर एग्जांपल वे बताते हैं कि हमने कंपनी को कहा कि ये फायर कंट्रोल सिस्टम है, ये ऐसे काम करता है, ये इसका इनपुट है, ये इसका आउटपुट है, अब बताइए आप इसे किस तरह बनाएंगे। तो उसके बाद में उन्होंने उसे डेवलप किया, हमने कोई इंटरफेयर नहीं किया, इवन उन्होंने ज्यादा बेटर सिस्टम हमें बना के दिया। इसके अलावा दोस्तों उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि आपने बताया है कि ये डिजाइन का नॉर्मेटिव है, तो किस तरह से ये फ्यूचर सबमरीन प्रोग्राम के लिए काम आ सकता है। तो वे बताते हैं कि हमारी 2 कंपनीज है, एक एमडीएल है मैजागोन डॉक शिप बिल्डर और इसके अलावा एलएनटी है। दोनों को काफी इंफॉर्मेशन है। मैजागोन डॉक शिप बिल्डर रशियन और फ्रेंच सबमरीन बनाती रही है, इसने बहुत ज्यादा टेक्निकल इंफॉर्मेशन हासिल कर ली है। और बात करें एक्सपीरियंस की तो एलएनटी को 20 से 25 साल का शिप बनाने का एक्सपीरियंस है और एमडीएल को 40 साल का। तो फ्यूचर सबमरीन के लिए ये दोनों काफी कैपेबल है। और दोस्तों फिर उनसे पूछा गया कि नेवी अभी एक कन्वेंशनल सबमरीन का प्रोजेक्ट जिसे 75I प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, तो क्या ये दोनों कंपनियां उसको बना सकती हैं या फिर हमें कंसोर्टियम बनाना चाहिए यानी कंपनीज का ग्रुप। तो इस पर उन्होंने बताया कि कोई कंसोर्टियम बनाने की जरूरत नहीं है, ये कंपनीज सक्षम है। 6 फॉरेन वेंडर है, उन्हें अपनी जरूरतों के बारे में बताइए, उनकी बेसिक क्षमता के हमें पता है और उससे हम सहमत भी है। तो ऐसे में हमें अपनी जरूरतों के हिसाब से सबमरीन बना लेनी है और दोनों कंपनीज काफी सक्षम है, इनके पास सारा स्टाफ है, सारी योग्यता है। और साथ ही उन्होंने बताया कि फॉरेन वेंडर के अंदर कंपटीशन है, तो इसका हमें बेनिफिट ये होगा कि हमें लोएस्ट प्राइस मिलेगा और इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा अमाउंट मिलेगी उस वर्क की जो इंडिया के अंदर होगा। और फ्यूचर के अंदर हम ये सारा काम खुद ही कर पाएंगे क्योंकि बहुत सी चीजें हमें और भी मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों उनसे पूछा गया कि जैसा नेवी का एटीवी प्रोग्राम था ऐसे ही प्रोग्राम क्या एयरफोर्स के अंदर भी रहे हैं या आर्मी के अंदर भी। तो उन्होंने जवाब दिया कि जितने लेवल पे हमने काम किया है, जिस तरह का काम किया है वैसा बिल्कुल ही नहीं रहा एयरफोर्स आर्मी का, लेकिन पिछले 5-6 सालों के अंदर उन्होंने भी इसी तरह से काम करना शुरू कर दिया। और इस काम का सार ये है कि जिस कंपनी के साथ एक्सपीरियंस है वहां पर 2-3 ऐसी पोस्ट होनी चाहिए कि नेवी का या फिर आर्मी का कोई भी ऑफिसर रिटायर हो जो इस काम में इंटरेस्टेड हो, तो उसके लिए पोस्ट रखी जानी चाहिए। और नेवी और आर्मी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स को इन कामों के अंदर लेना चाहिए जो इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि उन्हें वाकया में ही जरूरतों का पता है, तो ऐसे में बहुत अच्छी गाइडेंस मिल जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो का निष्कर्ष ये निकलता है कि सबसे बड़ी बात यह है इंडिया ने बहुत सी चीजें खुद डेवलप की हैं पास्ट से। ऐसा नहीं है कि इंडिया बिल्कुल ही जीरो पे बैठा रहा। डीआरडीओ इसरो इसका उदाहरण है, इसके अलावा क्रायोजेनिक इंजन है, सुपर कंप्यूटर है। लेकिन दोस्तों बात यह है कि हम कहीं ना कहीं बीच में ढीले हो गए, या फिर ये कहें कि सरकारी कामकाज की वजह से बहुत सी चीजें डिले होती गई। और अभी दोस्तों चूंकि आत्मनिर्भर भारत के बनने के ऊपर बल दिया जा रहा है, ऐसे में बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि पहले भी ये सारी चीजें होती थी। तो अगर होती थी तो सारा कुछ पहले से क्यों नहीं डेवलप हुआ? तो जरूर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी, लेकिन अब पूरे तरीके से इस चीज को पूरे भारत के ऊपर लागू किया जा रहा है। पूरी पॉलिसी ही उसी तरह की लाई गई है। चीजों को नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया गया है कि वे इंडिया के अलावा कहीं और से आ ही ना सके। तो अब दूसरा ऑप्शन ही नहीं होगा, तो इस तरह का माहौल बन जाएगा। ज्यादा से ज्यादा कंपनीज आगे आएंगी, आर्मी नेवी एयरफोर्स भी इसी प्रक्रिया के अंदर अपने आप को पाएंगी और इंडिया इसी तरह से डेवलप होगा। और जैसे कि चाइना ने भी किया था और हमारी बहुत सी टेक्नोलॉजी खुद की पैदा की हुई है, तो इसका बेनिफिट ये है कि हम आगे भी उसी राह पर ही चलेंगे और हम खुद की ही टेक्नोलॉजी शुरू करेंगे। और जब कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होता है या भारत सरकार करती है तो ऐसे प्रोजेक्ट से हेल्प लेनी चाहिए। और साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट की मदद से हम आगे क्या कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हो सकता है कावेरी फाइटर जेट इंजन। हालांकि हमने उसको भी बहुत हद तक डेवलप किया है,
लेकिन उसके अंदर और भी काम की जरूरत है। और इस तरह का उदाहरण देख के और साथ ही प्राइवेट कंपनीज को साथ में लाके हम फाइटर जेट इंजन को आगे भी डेवलप कर सकते हैं और इस इंजन को कामयाब बना सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।